हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का संविधान की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। कल होने वाला था, किसी कारणवश कल कक्षा नहीं हो पाई। चलिए आज हम लोक प्रशासन प्रारंभ करते हैं। यह आपका पेपर 3 जिसका भाग 2, जिसके अंतर्गत आपका संविधान है और लोक प्रशासन है। दोनों से 25-25 नंबर अंक आने हैं मेंस एग्ज़ाम में। संविधान आपका लंबा क्लास जाएगा क्योंकि उसमें हम प्रीलिम्स को भी साथ लेते हुए चलेंगे। लोक प्रशासन आपका मेंस का टॉपिक है, तो प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका लोक प्रशासन अगर सिलेबस होगा तो निकाल लीजिए। लोक प्रशासन है आपका पहला टॉपिक, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। ये आपका पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। आवश्यकता अनुसार जहाँ आपको कुछ यहाँ पर जो हैंड रिटन लिखा हुआ है, इसके अलावा भी जो कुछ लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि जो नोट्स है वह आपको मेंस के लिए है। समझने के लिए जो बीच में शब्दावली प्रयोग किया जाएगा उसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी लिख लीजिएगा, आपको नोट्स कुछ घंटे बाद मिल जाएगा। तो प्रतिदिन लिखिएगा, आपको बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं लोक प्रशासन, अर्थ तथा क्षेत्र। इसके बाद है आपका प्रकृति और महत्व, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड द स्कोप। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले हम आइए प्रशासन को समझते हैं। तो चलिए लिखिए प्रशासन। सबसे पहला प्रशासन से अभिप्राय देखेंगे, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट ऋषि से शासन करना। तो प्रशासन क्या है आपका? उत्कृष्ट रीति से शासन करना। देख लीजिए परिभाषा। प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। क्या है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इसको सरलतम रूप से समझने के लिए देखिए, कोई मार्ग है, सड़क है, वहाँ पर एक भारी पत्थर रखा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए किसी एक व्यक्ति द्वारा अगर प्रयास किया जाता है तो वह सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जो रास्ता रोक रही है पत्थर, उसको हटाने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जाए तो आसानी से जो पत्थर मार्ग में रखा हुआ है उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य, तो विशेष उद्देश्य क्या था? भारी पत्थर को हटाना एक विशेष सामाजिक उद्देश्य था। उसके आगे है आपका उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य। तो मार्ग में रखे हुए पत्थर को मार्ग से बाहर करना, यह आपका सहयोग के माध्यम से हुआ। किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रयास करने पर ही सफल हो पाया है। तो प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग हुआ है,
संगठन और सामाजिक हित। सामाजिक हित क्यों है? क्योंकि मार्ग में जो पत्थर रखा हुआ है वह आने जाने वालों के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये आपका सामाजिक हित का उद्देश्य था कि भारी पत्थर को हटाना है। अगला ये देखिए, प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन की धातु मिनिस्ट्री से बना है। किससे बना है? मिनिस्ट्री से बना है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। कहने का आशय है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित के लिए जिसमें उसका हित छुपा हो, उसकी सेवा करने का कोई जो कार्य है उसे ही प्रशासन के अंतर्गत लाते हैं। इसमें उदाहरण क्या है? जैसे न्यायाधीशों द्वारा न्याय करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है और उसको न्याय चाहिए, तो किसके माध्यम से हो पाएगा? न्यायाधीश के द्वारा। दूसरा क्या है आपका? डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना। तो इसमें भी व्यक्ति का हित छुपा हुआ है, सेवा का कार्य है जो डॉक्टर के द्वारा बीमार व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो ये आपका दूसरा है, बीमार को दवाई देना। तीसरा है धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार देना। धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है, तो इसके लिए धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार देना, ये भी आपके प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए क्या है, आधुनिक विचारों के अनुसार, मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। उदाहरण में क्या है? सड़क पर पड़े पत्थर को हटाना, जो हम पहले उल्लेख किए कि सड़क पर कोई भारी पत्थर रखा हुआ है तो कोई अकेला व्यक्ति उस पत्थर को नहीं हटा पाएगा। वहीं व्यक्तियों का समूह अगर उस पत्थर को हटाना चाहे तो आसानी से हटा सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्देश दिया जाएगा, सामाजिक हित के लिए भारी पत्थर को सड़क से बाहर किया जाएगा। तो यही है कि प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। उदाहरण के लिए है सड़क पर पड़े पत्थर को हटाना। ठीक है, आइए देख लीजिए व्हाइट के अनुसार क्या है प्रशासन। प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है। किनके अनुसार है? तो व्हाइट के अनुसार है। देखिए व्हाइट के अनुसार, लूथर गुलिक के अनुसार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको समझाने के लिए है कि जो विचारक हैं उनका भी मत यही है जो आपको परिभाषा में बताया जा रहा है। ठीक है, इसी में देखिए लूथर गुलिक के अनुसार, आखिर लूथर गुलिक क्या कहते हैं? तो प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। बात वही है कि कार्य है, संपन्न कराना है, उसके लिए पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा कार्य को पूरा करने के लिए? सबसे पहले तो आप योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? योजना। उसके बाद आप उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्माण करेंगे। उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्माण कर लेने के बाद आप उस पर निर्णय लेंगे कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वह सही है या नहीं है। जब जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है
तो उसे अपने क्षेत्र के विधायक या किसी अन्य सामाजिक संस्था के समक्ष उस योजना के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में आप बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे ही कोई सामाजिक संस्था है उसके समक्ष यह प्रस्तुत होता है तो वे अपने कर्मचारियों को निर्देश देते हैं कि जो सामने वाला कोई योजना लाया है, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या वह समाज के हित में है या नहीं। जब कर्मचारी वह निर्देश को चेक करता है, जांच करता है और सही पाता है, उसके बाद दूसरे व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान करता है कि जो कार्य अभी होने वाली है उसको पूरा कराया जाए। और सरकार जो अधिकारी होते हैं उनको कार्य कराने और नियंत्रण करने का दायित्व प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति, ये सभी आपके प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक दीजिए, प्रशासन के तत्व या लक्षण। क्या है, प्रशासन के तत्व या लक्षण। तो पहला क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना। लक्षण तत्व वही है। देखिए क्या है, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना है। उदाहरण में हम देखे हैं, जिस तरह से पत्थर हटाने के लिए यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया जाता तो यह प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने से सहयोग की भावना नहीं हो पाती। तो ये आपको प्रशासन के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम करने पर उसे प्रशासन नहीं माना जाता। दूसरा क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य। वही एग्जाम्पल पुनः दोहराएंगे, जैसा मार्ग में रखे हुए पत्थर को हटाना एक उद्देश्य था, ये आपका प्रशासन के अंतर्गत आने वाले प्रशासन के दूसरे लक्षण हुए। तीसरा क्या है, प्रशासन का उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। तो ये कैसा भिन्न है कि प्रशासन का उद्देश्य है इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। तो देखिए, कोई राज्य है, किसी प्रदेश है, वहाँ सड़क है, बांध है या पुल बनाना, वह आपका सामुदायिक एवं सामूहिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वहाँ आपका सड़क, बांध या पुल का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जिसमें आपका सड़क निर्माण हो या बांध निर्माण हो या पुल के निर्माण किया जा रहा हो, वहाँ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य, सड़क बनाने का है, बांध है, पुल बनाने का, उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि वे अपना रोजगार पाना चाहते हैं। जबकि जो सरकार है वह आपका सड़क, बांध और पुल, इसका निर्माण समाज के हित के लिए करना चाहता है। तो ये आपका यही है, प्रशासन का उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। तो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, रोजगार पाना, और सरकार का उद्देश्य है जनता के हित में काम करना। चौथा, प्रशासन संगठित होकर काम करना है। इसको हम समझ चुके हैं कि संगठन इसका प्रमाण है, जिसमें हम देखे हैं मार्ग में पड़े हुए जो पत्थर है उसको हटाना। इसके बिना वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है। किसके बिना, संगठन के बिना। ये आपका प्रशासन का चौथा लक्षण हुआ। पांचवा क्या है, प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। जैसे कोई छोटे संगठन है,
उसे प्रशासन हम नहीं कहेंगे। किसे प्रशासन के अंतर्गत लाएंगे? जैसे आपके कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, चिकित्सालय है, ये आपका प्रशासन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। तो ये हुआ आपका प्रशासन के तत्व या लक्षण के बारे में। अगला है प्रशासन संबंधित दृष्टिकोण। प्रशासन संबंधित दो दृष्टिकोण है, एक आपका एकीकृत दृष्टिकोण है, जबकि दूसरा आपका प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। तो देखिए, जब हम प्रशासन के स्वभाव या विश्लेषण पर बात करेंगे तो ये आपको आसान भाषा में समझने के लिए दो दृष्टिकोण है। जैसे पहला है आपका एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा है प्रबंधक दृष्टिकोण। तो एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अंग मानना, ये आपका एकीकृत दृष्टिकोण है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में क्या है? केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही आपका प्रबंधक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। कैसे समझेंगे? मान लीजिए प्रशासन कोई कार्य करता है, तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसमें वह कर्मचारी लगाता है, मजदूर लगाता है और कार्य को संपन्न कराता है। तो वहाँ पर जो देख रेख कर रहा है, चपरासी से लेकर प्रबंधक तक का कार्य जो कर्मचारी कर रहा है, उसे हम एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत लाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन के अंग एकीकृत दृष्टिकोण में लाया जाता है और माना जाता है। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मानना होता है और शायद उनमें से प्रत्येक को प्रशासक भी कहना पड़ सकता है। किसमें? एकीकृत दृष्टिकोण में, कि कोई कार्य चपरासी से लेकर जो कर्मचारी देख रेख कर रहा है, उसमें सभी को प्रशासन के अंग मानना आपका एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण क्या है? आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो प्रबंध एवं देखभाल करता है। इसमें केवल दो प्रकार के पदाधिकारी का प्रयोग होता है। एक वे पदाधिकारी जो प्रबंध का काम देखते हैं, जो मैनेजमेंट है उसमें, और दूसरा है कार्य को संचालित करवाते हैं, मतलब क्रियान्वित करवाते हैं। तो यह आपका प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो यह हुआ प्रशासन संबंधित दृष्टिकोण। तो इस तरह से आपका हुआ प्रशासन के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे अभी तक? प्रशासन के बारे में। आगे देखते हैं लोक प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलिए लोक प्रशासन आइए समझते हैं सबसे पहले इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में, उसके बाद आगे उल्लेख करेंगे। तो देखिए, लोक प्रशासन के लिए अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रथम शब्द पब्लिक अर्थात जनता लैटिन भाषा के पब्लिकस से बना है, तथा दूसरा शब्द एडमिनिस्ट्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रबंध करना। तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से बना है, लैटिन भाषा के पब्लिकस से, जबकि दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेट से। तो जहां आपका लोक प्रशासन है, तो पहला जो शब्द है लोक, तो आइए समझते हैं लोक से अभिप्राय क्या है। लोक प्रशासन में लोक अर्थात पब्लिक से आशय वह प्रशासन जो सार्वजनिक स्वरूप का है, वह जो सरकारी कार्यों से संबंधित है। प्रशासन शब्द से पूर्व लोक से आशय सरकार से है। सरकार के माध्यम से ही प्रशासन संचालित होती है। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक प्रशासन को जो भी कार्य करवाना हो, वह आपका सरकार की योजनाएं होती हैं, जिनको क्रियान्वित करने का दायित्व
अधिकारियों का होता है। तो लोक से अभिप्राय क्या है आपका? सरकार से है। यह हुआ आपका लोक प्रशासन के अर्थ और लोक से अभिप्राय के बारे में। तो लोक प्रशासन क्या है, आइए समझ लेते हैं। लोक प्रशासन सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी कार्य के लिए योजना बनाना, लक्ष्य का निर्माण करना, निर्णय लेना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करना, संगठनों का निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, नेतृत्व प्रदान करना, सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और उन पर नियंत्रण रखना आदि सभी लोक प्रशासन ही है। तो इसको मैं आपको प्रशासन में समझाया जब आपको भारी पत्थर का उदाहरण दिया था। तो एक बार और समझ लीजिए लोक प्रशासन के बारे में। सबसे पहले क्या है, सरकार कोई योजना बनाती है जो दीर्घकालिक होती है, जिसके लिए वह उद्देश्य और लक्ष्य तय करता है। तो सबसे पहले क्या काम करता है, उनके जो अधिकारी होते हैं उनको सलाह देने के लिए उनका काम सरकार को योजना बताना कि यह योजना जनता के हित में कितना उपयोगी साबित होगा। तो उनके समक्ष जो अधिकारी रहते हैं उनकी बात सरकार मान लेती है और योजना बनाना प्रारंभ कर देती है। तो सबसे पहला क्या आपका, योजना बनाना। उसके बाद लक्ष्य का निर्माण किया जाता है कि इस योजना को कैसे हम अपने लक्ष्य तक पाएंगे। उसके बाद जब लक्ष्य का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं कि अब इसका दायित्व और जनता के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और कैसे उस योजना को जनता के हित में क्रियान्वित किया जाए। तो निर्णय तो ले लिया जाता है, उसके बाद जनता के समक्ष समर्थन पाने के लिए विधायिका प्रस्तुत की जाती है, अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य किया जाता है। इसमें आप देखेंगे सरकार सामाजिक संस्था का भी प्रयोग अपने जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, कर्मचारियों को निर्देश देते हैं कि योजना को ग्रामीण स्तर तक, सुदूर अंचल तक पहुंचाएं। जब कर्मचारी को निर्देश प्राप्त होता है तो वह अपने नीचे अनेक छोटे छोटे कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं कि आप जाइए और योजना को क्रियान्वित कीजिए। इस तरह से जो सरकारी अधिकारियां होते हैं, जो अधिकारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य और उन पर नियंत्रण स्थापित करना, ये सभी आपका लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ आपका लोक प्रशासन के बारे में। एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, तो सरकार द्वारा जनता के हित के लिए उत्कृष्ट नीति द्वारा शासन करना ही आपका लोक प्रशासन है। क्या है, सरकार द्वारा जनता के हित के लिए उत्कृष्ट नीति द्वारा शासन करना ही आपका लोक प्रशासन है। देख लीजिए एल.डी. वाइट क्या कहते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह आपका लोक प्रशासन लोक नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये आपका एल.डी. वाइट के अनुसार है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। देखिए क्या है, प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करके सर्वश्रेष्ठ साधनों को खोजता है, कौन, जो राजनीति वाले हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है कि कैसे जनता के बीच लक्ष्य को पाएं हम।
इसके अलावा याद रखेंगे लोक प्रशासन से अनेक मत हैं, जिसमें एक फिफनर विचारक हैं, फिफनर के उनका विचार है कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना। सरकार का काम करना ठीक है, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का है। ये आपका लोक प्रशासन का अर्थ है किनके अनुसार? फिफनर के शब्दों में, कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्का ढालने का हो। तो ये हुआ आपके लोक प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में पहले देखें। आइए प्रशासन एवं लोक प्रशासन में अंतर देखते हैं। तो दो भागों में विभाजित कर लीजिए। पहले भाग में लिखिए प्रशासन और दूसरे भाग में लिखिए लोक प्रशासन। उसके बाद अंतर देखते हैं। विभाजित कर लीजिए। पहला, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। तो प्रशासन दो तरह से है, एक आपका लोक प्रशासन है और दूसरा निजी प्रशासन है। तो दोनों के द्वारा जनता का हित में कार्य किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। दूसरा क्या है? प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है, जबकि लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। प्रशासन क्या है? एक उद्देश्य था, पुनः वही एग्जाम्पल, भारी पत्थर, तो इसको सहयोग के माध्यम से मार्ग से हटाए हैं। जबकि लोक प्रशासन में जो हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं प्रतिनिधि, जैसे ग्रामीण अंचल से ही बात करते हैं, आप पंच और सरपंच इसको निर्वाचित करते हैं, तो वे आपके हित में ही काम करने का प्रयास करते हैं। जो आपके सरकार का योजना होता है उनको ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का दायित्व पंच और सरपंच का होता है। तो लोक प्रशासन का उद्देश्य क्रियान्वयन जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। तो किनके द्वारा? जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा क्या है? प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभी कुछ देर पहले देखे हैं सहयोग जरूरी है, जबकि लोक प्रशासन में सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक होती है। चौथा है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि लक्ष्य पूरा हो सके। वहीं आपका लोक प्रशासन अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। पांचवा क्या है? प्रशासन का परिप्रेक्ष्य व्यापक है, जबकि लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, जबकि आपका जो प्रशासन है वह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों से संबंधित है। तो प्रशासन आपका व्यापक परिप्रेक्ष्य हुआ। इसके अलावा प्रशासन में आप देखेंगे निजी प्रशासन और लोक प्रशासन है, इसका अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे, यह भी आपके सिलेबस में है। प्रशासन और प्रबंध, लोक प्रबंध, ये भी आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में है उसको हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक दीजिए लोक प्रशासन का क्षेत्र। अभी तक हम देख रहे थे लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में, इसके अंतर्गत प्रशासन के बारे में भी देखे हैं और लोक प्रशासन के भी बारे में देख लिए। आइए देखते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है आपका व्यापक दृष्टिकोण,
दूसरा है आपका संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है आपका पोस्टडॉक कॉर्पोरेट दृष्टिकोण, चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यापक दृष्टिकोण के बारे में, उसके बाद देखेंगे संकुचित दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए लिखिए व्यापक दृष्टिकोण। लिखिए इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रायोजन लोक नीति को क्रियान्वित करना होता है। तो क्या है? लोक प्रशासन सरकार के 3 अंग हैं। सभी जानते हैं कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, कार्यपालिका योजना तैयार करती है, जबकि व्यवस्थापिका क्रियान्वित करती है। तो यही है आपका व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत, जिनमें आपका कार्यपालिका भी का दायित्व होता है, व्यवस्थापिका का भी दायित्व होता है, इसके अलावा आपके न्यायपालिका का भी दायित्व होता है। इसी को देखिए प्रोफेसर वाइट के अनुसार क्या कहना है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। सबसे पहले हम अभी कुछ देर पहले देखे थे व्यापक दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में। व्यापक दृष्टिकोण वही है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीति को पूरा करना और लागू करना आता है। तो कैसे होता है? तो देखिए नीति निर्धारण प्रशासक का पहला दायित्व होता है, वे नीति से संबंधित मामलों में मंत्रियों को सलाह दे। जो प्रशासक है उसका पहला दायित्व होता है कि जो नीति है उसके मामले में सबसे पहले अपने मंत्रियों को सलाह दे। जब वे सलाह देते हैं, कौन? प्रशासक वर्ग अपने मंत्रियों को, तो आप देखेंगे वे जो मंत्रियां हैं उनकी सलाह को मान लेते हैं। दूसरा क्या होता है? नीति संबंधित निर्णयों को कार्यान्वित करने में लग जाते हैं। इससे क्या होता है? प्रशासक जो वर्ग है वह अपना नीतियों का निर्धारण प्रारंभ कर देता है। तीसरा इसी में आप देखेंगे सभी प्रकार के जो राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें आपका प्रशासक महत्वपूर्ण गतिविधि हैं, उनके माध्यम से नीति निर्माण की जाती है। इस तरह से आपका लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है। कैसे व्यापक? पहला तो जो प्रशासक वर्ग है आपके मंत्रियों को बताएगा, मंत्री उसके बाद उसको क्रियान्वित करने का दायित्व प्रदान करेगा, पुनः दायित्व आ जाता है प्रशासक वर्ग के बीच। उसके बाद इस तरह से आपका व्यापक दृष्टिकोण संपन्न होता है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण। क्या है संकुचित दृष्टिकोण? इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन को केवल कार्यपालिका शाखा से है, जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं को द्वारा संपादित की जाती है। क्या कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल लोक के कार्यपालिका शाखा से है, शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। किसमें? संकुचित दृष्टिकोण में। आपका जिस तरह से व्यापक दृष्टिकोण में कार्यपालिका था, व्यवस्थापिका था एवं न्यायपालिका था, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में केवल आपका कार्यपालिका रहता है, जिसमें आपका देखेंगे कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है, सामान्य प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, जो संगठन संबंधित समस्याएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है, जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व है उनका भी अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, तो दूसरा हुआ आपका संकुचित दृष्टिकोण के बारे में। तीसरा है आपका पोस्ट द कॉर्ब दृष्टिकोण। क्या है पोस्ट द कॉर्ब दृष्टिकोण? तो क्या है आइए देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या लोक प्रशासन का संबंध मात्र सरकार की कैसे सी है, इसके संबंध में लूथर गुलिक, नाम सुने होंगे आप लोग, लूथर गुलिक, उन्होंने ही पोस्ट द कॉर्ब दृष्टिकोण से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसका समर्थन किए थे। तो आइए देखते हैं पोस्ट द कॉर्ब के बारे में। क्या है पोस्ट द कॉर्ब दृष्टिकोण? पोस्ट द कॉर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना का श्रेय लूथर गुलिक को जाता है। लूथिर नहीं है, लूथर है। ठीक है, जो आपका पोस्ट द कॉर्ब है उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय आपका लूथर गुलिक को जाता है। क्या है पोस्ट द कॉर्ब? तो जो पहला आपका अल्फ़ाबेटिकल है पी, उसी तरह से अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार मिलकर आपका पोस्ट द कॉर्ब बना है। तो इसको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, POSDCORB। पी से है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है? योजना बनाना। कोई भी कार्य है उसकी सबसे पहले रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्माण किया जाता है। तो पहले आपका सबसे पहला है प्लानिंग, योजना बनाना। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार से संगठित करना ताकि जो प्रशासनिक कार्य हैं उसका विभाजन उचित ढंग से किया जा सके, विभाग में समन्वय किया जा सके। तो ये आपका दूसरा संगठन बनाना। तीसरा है स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कैसे करना? तो स्टाफ, संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, उसकी प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने के लिए अनुकूल दशा का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप कर्मचारी नियुक्त करेंगे, उसके बाद आप उसे प्रशिक्षण देंगे कि जो योजना है उसको कैसे क्रियान्वित करना है। उसके लिए अंत में अनुकूल दशा आप प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए निर्माण करेंगे। तीसरा हुआ आपका कर्मचारी की व्यवस्था करना। चौथा है डायरेक्टिंग, निर्देश करना। ये क्या है? इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं कि आखिर कर्मचारी का दायित्व क्या होगा। ये निर्णय सामान्य आदेश के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है। तो चौथा है आपका निर्देश करना। पांचवा है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। तो जो कार्य हैं उनके विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना ही आपका समन्वय के अंतर्गत आता है। अगला है रिपोर्टिंग, रपट देना। क्या है रपट देना? तो इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित करना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना होता है। ये आपका रपट देना। अगला है बजटिंग, बजट तैयार करना। तो देखिए योजना है, ठीक है, तो आपको वित्त की भी व्यवस्था पड़ेगी, आखिर वित्त की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसके अंतर्गत जो बजट है, वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं और विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करना होता है। इस तरह से आपका पोस्ट द कॉर्ब दृष्टिकोण है कि सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर संगठित निर्माण करेंगे, उसके लिए आप कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आप उसे निर्देश देंगे कि आखिर योजना को क्रियान्वयन कैसे करना है, फिर वे समन्वय का काम करेंगे। उसके बाद उनका दायित्व है कि रिपोर्ट देंगे
कि आने वाले दिनों में खर्च कितना होगा, तो बजट तैयार किया जाता है। तो तीसरा आपका है पोस्ट बोर्ड दृष्टिकोण। इसका आलोचना भी होता है, किसका? पोस्ट बोर्ड विचार की आलोचना भी होती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि यह अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है। कैसे काल्पनिक है? आप इस तरह से सबसे पहले योजना बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, निर्देश देंगे, फिर समन्वय करेंगे। यह आपका प्रशासन के वास्तविक तत्व को छोड़ दिया गया है। वास्तविक तत्व क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति, जनता के हित में कार्य करना। तो ये अलग है आपका पोस्ट ग्लोबल विचार की आलोचना क्यों होती है, यह आपके सिलेबस में नहीं है। चौथा है उसके अंतर्गत क्षेत्र लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। चौथा है आपका लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत क्या है? लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। तो शुरू से ही अध्ययन करते आ रहे हैं कि लोक प्रशासन हो या राज्य हो, दोनों का लक्ष्य केवल एक ही होता है कि जनता को हर प्रकार से सुखी प्रदान करना। उनको लक्ष्य का अंतिम जो भी लक्ष्य है आम जनता तक पहुंचाना। तो प्रशासन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जनता की सेवा करना है और जो बुनियादी आवश्यकता है, जो महत्व है, उसे आम मनुष्य तक, आम जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ आपका 4 क्षेत्र हो गया लोक प्रशासन के अंतर्गत। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट ग्लोबल दृष्टिकोण, चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। 5वां नहीं है, 4 ही क्षेत्र है। उसके बाद आपके सिलेबस में है, पहला हो गया लोक प्रशासन का अर्थ क्षेत्र और उसके बाद है प्रकृति। तो लोक प्रशासन की प्रकृति में याद रखेंगे एकीकृत दृष्टिकोण होता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है। इसके बारे में हम पहले भी देखे हैं, इसमें आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसी नोट्स में है, अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले, 2 विभाजित किए थे प्रशासन के अंतर्गत। ये आपका वहाँ भी आएगा, एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण, और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण पढ़े हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया आपका टॉपिक लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। महत्व क्या है? तो महत्व में सरकार की जो भी योजना होती है उनके नीतियों के लिए संरक्षित करना, व्यवस्था कायम करना और सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, यह आपका लोक प्रशासन के महत्व के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त करना है, स्वास्थ्य देना है, परिवहन देना है। यह आपका लोक प्रशासन के महत्व के अंतर्गत आता है, या इसका भी आपको नोट्स 2 घंटे बाद मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक इस तरह से आपका समाप्त होता है, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व के बारे में। कल के लिए तैयार रहिएगा, कल का हमारा टॉपिक रहेगा उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः 11 बजे संविधान की कक्षा में, उसके बाद शाम को 3 बजे लोक प्रशासन में। प्रतिदिन नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो आपका 48 घंटे के लिए रहेगा, तो 48 घंटे में आपको जितने बार भी देखना होगा वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। वीडियो डिलीट हो जाएगा आपके 48 घंटे के बाद, हाइड कर दिया जाएगा, केवल नोट्स आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय।